अच्छा, इसमें आपके पास है अच्छा, कल वाली सारी चीजें जो पहले वाली के फैक्टर्स वगैरह सारे अपने पास आपने नोट कर लें। फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपने जो है वो किस तरह से इसको मार्क करना है। सही, सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास एडिशनल अपैरेटस ही है। और एडिशनल अपैरेटस के लिए पहले हम पूरी स्टेटमेंट देख लेते कि हमने इसमें मेजर क्या करना है इस बार। ठीक है। Plan an experiment which will enable him to investigate how air resistance changes the way in which a pendulum swings. तो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना है हमने पेंडुलम पे। ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस किस तरह से आपके पास पेंडुलम के स्विंग को चेंज कर सकती है, उसका जो आपके पास पैटर्न होगा वो कैसे चेंज होगा, ये हमने चेक करना है। और अपैरेटस में आपके पास क्या है, एक वुडन रॉड है। ठीक है। और वुडन रॉड आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसमें एक होल किया ताकि आप उसको नेल से कनेक्ट करके और उसे फ्रीली ऑसिलेट करवा सको। ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है, टाइम और फोर्स आपने कहा कि टाइम और फोर्स हमारे पास है यहाँ पर। तो हम उसको चेक कर लेते हैं अभी कि हमारे पास मेन क्वांटिटी किसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले है, और जिसको हम पेंडुलम का जो है वो एज अ बॉब कंसिडर कर सकें, जिस तरह से स्फेयर होता है। कार्ड वाली बात, a thick sheet of card which provide the air resistance when the pendulum swing। अच्छा देखो, आपके पास ये डायग्राम है, इसमें आपके पास कार्ड कहाँ पर होगा ये कंफ्यूजन है। कार्ड बेसिकली ये होगा कि आपके पास पेंडुलम जो स्विंग हो रहा है, आप उसी के अराउंड जो है वो, जिस तरह से आपने यहाँ पर पेपर अटैच कर दिया उसके। ठीक है। मॉडलिंग क्ले है ना, मॉडलिंग क्ले के साथ आपने जिस तरह नॉर्मल कार्ड्स होते कोई एक कार्ड अटैच कर दिया। अब जब ये स्विंग करेगा ना, ठीक है, और जब ये रिटर्न बैक आएगा, तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया से क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस मिलेगी इसे। ठीक है। तो मैक्सिमम एयर रेजिस्टेंस आप टेस्ट कर सकते हो इसमें, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो आपको कार्ड वहां पर दिया है। ठीक है। तो कार्ड का बेसिक लॉजिक आपके पास ये यूज हो रहा है वहां पे। और बाकी आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, लिस्ट एनी एडिशनल अपैरेटस यू नीडेड। कोई एडिशनल अपैरेटस जो आपको रिक्वायर्ड हो वो देख लो। क्योंकि लेंथ उन्होंने आपको पहले से बता दी 80 सेंटीमीटर है, तो वो मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो नॉर्मली ये हो रहा है कि आपके पास एक स्टिक है, स्टिक के साइड में आपने मॉडलिंग क्ले को अटैच किया। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी होगी, उसके साथ आप एक नॉर्मल जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास प्ले कार्ड्स, उनमें से आपने कोई भी एक अटैच कर दिया उस मॉडलिंग क्ले पे। ठीक है। और जब आप उसे ऑसिलेट कराओगे ना फ्रीली, अब लेट सपोज ये रॉड आपके पास यहाँ पर हो अगर, ठीक है, और इसी स्टिकी के साथ आपके पास कार्ड भी अटैच हो, तो जब ये राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो राइट हैंड साइड पे मूव करते हुए इसको एयर रेजिस्टेंस फील होगी मैक्सिमम। तो कार्ड इसलिए अटैच कर रहे हैं हम। ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा बिल्कुल, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्फेरिकल हमने ये बॉब बनाया मॉडलिंग क्ले से, इसको तो क्रॉस कर जाएगी इजीली। तो उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट किया कि हमने इसको साथ कार्ड अटैच कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास एक आंसर लिखा है, एंगल मेजर करना है कि कैसे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो एक आपके पास जो अपैरेटस है, उस अपैरेटस में आप एक चीज लिख सकते हो कि प्रोटेक्टर हमें चाहिए, कि एंगल हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं ये। और दूसरा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में आपको ये चीज पता होगी कि हम ऑसिलेशंस काउंट करते हैं, फिर हम टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर टाइम पीरियड से एफ इक्वल्स टू 1/t फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाती है। तो टाइम के लिए हमें चाहिए स्टॉप वॉच। जी सर। ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास एडिशनल में आ गई।
ठीक है, एंगल वाला तो प्रोटेक्टर जो था वो आप एक ने गैस कर लिया था, और बाकी जो टाइम की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्टॉप वॉच हमें चाहिए होगी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के सर लिए। वो मैंने डीएम में बोला था। हाँ, वो असल में चैट थोड़ा सा मैंने यहाँ साइड में रखा हुआ है ऊपर लिखने के लिए, तो ठीक है। बाकी ये कि गैस कर लिया आपने अपैरेटस जो भी हमारे पास यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन सर ब्रीफली। एंगल का इसमें क्या करेंगे? अब बेसिकली इसमें हमारा ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट विद एबल इन्वेस्टिगेट हाउ एयर रेजिस्टेंस चेंज द वे इन विच अ पेंडुलम स्विंग्स। अब एयर रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है ना। पहले हमने एक कार्ड रखा, बाद में लेट सपोज हमने एरिया बढ़ाना, हमने दो कार्ड अटैच कर दिए एक साथ, ठीक है, और हम सेम एंगल से टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हर बार हमारा एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट एंगल से लेकर आओगे तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फिर जाहिर सी बात है फिर एयर रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो एंगल को सेम रखना होगा, ये शायद आगे हम वेरिएबल वगैरह में भी यूज हो जाए। अच्छा, इसके बाद आपने बताने कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के आपको सेटअप तो पता चल गया कि सबसे पहले कार्ड को आपने अटैच करना है मॉडलिंग क्ले के साथ, ठीक है, और उसको एक फिक्स एम्पलीट्यूड पर लेकर जाना है, और फिक्स एम्पलीट्यूड पर लेकर जाने के बाद आप उसका एंगल मेजर करोगे, ठीक है। तो शॉर्टली मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपने परफॉर्म जो करना होगा वो बेसिकली इस तरह से करना होगा कि सबसे पहले तो आपको क्ले अटैच करनी हो, कार्ड अटैच करना होगा मॉडलिंग क्ले के साथ। और कोई भी आप स्पेसिफिक एंगल सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से और उसे मेजर कर लो। आप उसको एम्पलीट्यूड के रेफरेंस से भी बता सकते हो, एम्पलीट्यूड और एन एंगल, और उसको आप मेजर कर लोगे प्रोटेक्टर से क्योंकि वो आपने लिख ही लिया पहले। मेजर दिस एंगल। सर एंगल भी मेजर करना होगा? अब हमें फिक्स रखना है ना उससे, ताकि हम एयर रेजिस्टेंस टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब कोई भी एक एंगल सेलेक्ट कर लिया कांस्टेंट वेरिएबल होगा ना ये हमारा? तो ये अभी तो हमारे सर पास हम रैंडम नहीं बोल सकते कि कोई भी एंगल मतलब हम बता दें, रैंडम। बजाय इसके प्रोटेक्टर रख के चेक करें? देखो नॉर्मली तो ये होता है कि जब हम ये लैब में परफॉर्म करते हैं ना, तो जब हम बेंच पे रखते हैं इसको, या अभी नेल से भी इसको फिक्स किया तो पीछे वॉल तो होगी, तो जब आप इसे लेकर जाओगे इस स्टिक को, तो आप वॉल पे भी मार्क कर सकते हो। आपने वॉल पे मार्क कर लिया, ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा, एंगल फिक्स हो गया। कि सर ये पॉइंट था लेकिन पहले किसी बच्चे ने प्रोटेक्टर बोल रहा था ना, तो हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया। क्योंकि अपैरेटस में तो यही होगा ना, एडिशनल अपैरेटस, तो अपैरेटस का मतलब यही है कि अपैरेटस में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो मेजर दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ, और फिर आगे आपने क्या करना होगा कि उसे ऑसिलेट कराना है, और ऑसिलेट करवाने के बाद आपको पता है कि कभी भी एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं लेते, 10 या 20 ऑसिलेशन एटलीस्ट हम करवाते हैं, फिर एवरेज लेते हैं हमेशा, ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि वो खैर मेजर कर लेना टाइम फॉर 10 और 20 ऑसिलेशन, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू तो यहाँ पर हमें नहीं बतानी होती, सिर्फ हमें एक रेफरेंस कॉन्सेप्ट देना है, 20 ऑसिलेशंस, और स्टॉप वॉच से आप करोगे। सर विल बी मेंशन कि हम लोगों ने जो एक कार्ड अटैच करना है वो आपके साथ हमने किसी स्पेसिफिक चीज के साथ करना है? नहीं, वो ऊपर मेंशन भी है बेसिकली ना, असल में कि आपके पास जो बॉब होगा वो मॉडलिंग क्ले से बना है। मॉडलिंग क्ले से बनाने का रीजन ही है कि कार्ड हम उस पर इजिली अटैच कर दें, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम कार्ड उस बॉब के साथ ही अटैच कर रहे हैं जो कि मॉडलिंग क्ले से बना था, ठीक है। वरना होगा ये कि अगर किसी ने यहाँ बिल्कुल ये टॉप पे स्टिक कर दिया तो उस पर इतनी रेजिस्टेंस आपके पास इफेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है।
तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इस तरह से, और ये एक्सपेरिमेंट आप इसको इस तरह से फॉलो कर लोगे सिंपल। और उसके बाद ये स्टेट द की वेरिएबल दैट यू वुड कंट्रोल। एंगल। तो भाई एंगल हो, पॉइंट ऑफ रिलीज एंगल वही तो हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हम्म, आपके पास जो पॉइंट कंट्रोल्स हो रहे हैं उसमें आपके पास एंगल आ गया। और एक और अभी कुछ और भी एक और पॉइंट बताया था एंगल के अलावा। सर वो जिस तरह आपने बोला था ना कि जहाँ से पॉइंट मार्क कर लो रिलीज करते हुए। हाँ, उसका मेन पर्पस ये था कि हमारा एंगल सेम रहे, तो वो हमारा पॉइंट हाँ हाँ है। जी। और लेंथ को मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि हम बीच में हाँ जी लेंथ। कार्ड ऊपर नीचे ना लगा दे, क्योंकि उससे भी इफेक्ट होगा आपके पास। ठीक है। जी ओके। और दूसरा ये कि आपके पास हर बार मास सेम रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली कार्ड की एयर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेक करना है, हमें मास से कोई लिंक नहीं है, तो मास हमारे पास जो है वो सेम रखना होगा। और चैट में एक डिटेल्ड ओके आंसर बॉब। भी भेजा है। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स अपैरेटस, तो एक कंप्लीट आंसर खैर सेंड कर दिया, बिल्कुल सही है वो भी। और बाकी क्या करना है इसमें, ड्रॉ अ टेबल। टेबल बताना है आपने हेडिंग्स के साथ। टेबल किस किस का बनाओगे? My make graph for analysis the highest amount of time taken will have greatest amount of air resistance। बिल्कुल सही। और टेबल की वैल्यूज बस आपने शायद मेंशन नहीं की, बाकी तो सब आपने आंसर सेंड कर दिया है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसमें एक चीज और मेंशन कर दो आप कि टेबल किस क्वांटिटीज का आप बना रहे हो। बाकी तो सब आपने सही लिखा है बिल्कुल। टेबल में सर एवरेज टाइम मेंशन करेंगे विद और विदाउट बॉक्स। क्योंकि हमने सबसे पहले ऑसिलेशंस कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ऑसिलेशंस के लिए हमें पता है कि टाइम आएगा, जी। और टाइम हमारे पास सेकंड्स में होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टाइम एंड कार्ड अटैच्ड या नॉट अटैच्ड, हम्म, मतलब कितने ज्यादा अटैच। ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशंस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था तो ये यहाँ से पूरा राउंड ट्रिप लेने के बाद वापस जब इस पॉइंट पे आएगा तो वो एक ऑसिलेशन, एक वेव बन रही होगी बेसिकली। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट या। तो आपके पास ये ऑसिलेशंस आ जाएंगी। ऑसिलेशंस आप कितनी ले रहे हो? मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप जब स्टेटमेंट में लिख रहे हो अपनी, तो 10 एटलीस्ट मेंशन करना, उससे कम नहीं। और बाकी क्या चीज लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल, एंगल लिख लिया, ठीक है। और हमारे सर पास एंगल तो एवरेज। कांस्टेंट लिखेंगे तो एंगल मेंशन करेंगे। एंगल, एंगल तो हमने कांस्टेंट हाँ, रखना है। एक एडिशनल होगा एंगल आपके पास, लेकिन एंगल ये लिख सर एंगल तो फिर कंपलसरी मेंशन होगा। नहीं होगा ना। हाँ, ये तो कंपलसरी एंगल तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये एडिशनल में जाएगा आपके पास, लिख सकते हो, माइनस नहीं। नहीं होगा मार्क, हाँ, लेकिन ये एडिशनल है क्योंकि ये हम बता चुके हैं कि हमारे पास सेम ही रहेगा, तो सेम कॉपी पेस्ट ही होगा ये हर बार। एक चीज मेंशन की है, टाइम पीरियड। अच्छा, अब हमने जो टाइम निकाला है वो 10 ऑसिलेशंस का है, ठीक है। और अब हमें एक ऑसिलेशन का अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे एवरेज लेने के बाद। तो सर एक और हेडिंग नहीं आएगी विद कार्ड और विदाउट वाली, उसमें टाइम लिखेंगे ना फिर। एक विदाउट कार्ड भी रीडिंग ले रहे हो आप? सर देखें अभी हम वो एयर रेजिस्टेंस का हमसे पूछ रहे हैं ना इफेक्ट। तो सर अगर हम देखें, पहले हम चेक करेंगे कि जो बॉल है वो आर्म टाइम कितना ले रही है विदाउट कार्ड। तो हम्म, सर उसके बाद कार्ड लगा के नहीं चेक करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर कर सकते। अच्छा, सर हमारे पास कार्ड कांस्टेंट वेरिएबल होगा या फिर हम इसे चेंज करेंगे। नहीं, आपके पास जो मेन था ना इन्वेस्टिगेट करना, उस इन्वेस्टिगेशन में आपके पास ये पार्ट इंक्लूड था कि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना है, हाउ एयर रेजिस्टेंस चेंज द वे विच इन विच आर पेंडुलम स्विंग्स। देन एक तरह से कार्ड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, क्योंकि उसी तरह तो, हम एयर रेजिस्टेंस को पे इफेक्ट डालेंगे ना। तो आप तो सर कार्ड की पहले यही वैल्यू करना को, पड़ेगा कि हम पहले आर्म ऑसिलेशंस चेक करेंगे उसका टाइम, और उसके बाद फिर कार्ड का। हाँ, तो उसमें आप ये होगा कि नॉर्मल ऑसिलेशन के बाद आप उसको कार्ड से कंपेयर कर लोगे, ठीक है।
तो वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कार्ड पहले अटैच किया, उसके बाद आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी कार्ड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, दो अटैच कर दिए, फिर तीन कर लिए, फिर चार कर लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपके पास एक कार्ड था तो आपके पास कितनी एयर रेजिस्टेंस ने कितना आपके स्विंग को इफेक्ट किया, और जब आपने नंबर ऑफ कार्ड्स इंक्रीज किए, एरिया इंक्रीज किया उनका, तो आपके पास कितना इफेक्ट हुआ। तो उनका टाइम पीरियड जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो टाइम तो पीरियड, हम ये लिख दें नंबर ऑफ कार्ड्स अटैच्ड विद द बॉब, नंबर ऑफ कार्ड्स अटैच। हमारी हेडिंग। या हाँ, तो हम नंबर ऑफ सर कार्ड कर तो सकते हैं। दोनों आंसर्स ठीक हो सकते हैं कि विदाउट कार्ड और फिर कार्ड लगा के चेक करें, या फिर सिर्फ नंबर ऑफ नो, कार्ड्स इंक्रीज करें, ये आंसर ठीक होगा? देखो कार्ड्स तो हमें इंक्रीज करने हैं, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना है, हाउ एयर रेजिस्टेंस चेंज। तो आप पहला पॉइंट विदाउट कार्ड कार्ड सर ले एयर लें, रेजिस्टेंस तो नहीं होगी ना फिर तो वो बहुत उसमें? माइनर होगी। तो इसमें या अगर हाँ, अगर आप लेना चाहो पहली उसको पोजीशन, तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक समझ लो एक एडिशनल स्टेप आपका और हो जाएगा। बट सर वो तो ऐसे हो जाएगा ना कि हमारे पास सिर्फ दो रीडिंग्स आएंगी फिर। बिल्कुल। फिर उसमें ये होगा कि आपको बाकी तीन चार रीडिंग्स के लिए कार्ड हम्म। आने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फिर एक नंबर ऑफ कार्ड्स भी आप ऐड कर लो, क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम भी आप देखोगे तो उसमें इन्होंने स्पेसिफिक यूनिट्स और टेबल की वैल्यूज मेंशन नहीं की, क्योंकि इसमें वेरिएशंस काफ़ी बनेगी सबके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, फाइनल पार्ट अब, क्योंकि और इसमें कोई कांस्टेंट ऐसा बचा नहीं, कोई वेरिएबल, कोई नंबर, कोई क्वांटिटी नहीं है कि जिसको हम मेजर करें अब। लेंथ ऑफ कार्ड, अच्छा देखो, नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लिया ना हमने, तो सारे कार्ड्स आइडेंटिकल यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कार्ड हमें मेजर करना जरूरी नहीं है, बाकी टाइम हम यहाँ लिख चुके हैं सेकंड्स में, जो टाइम पीरियड होगा हमारा, ठीक है। मतलब टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन का टाइम। क्योंकि इसी टाइम पीरियड से अब जो फाइनल इन्होंने पूछा ना, हाउ यू वुड यूज योर रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन, तो इसमें हम कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, आप सबके टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स। जब एक कार्ड था, जब पांच कार्ड थे, तो उनका टाइम पीरियड क्या था। अगर आपके पास टाइम पीरियड ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी, और अगर टाइम पीरियड लेस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस लेस थी, ठीक है। तो सर इसमें हम फिर लिखेंगे कि ग्रेटर होगा तो ये होगा, लेस होगा तो ये होगा। नहीं, आप सिंपल इसमें बस इतना बता सकते हो अपनी फाइनल उसमें, कंपेयर रीडिंग और कंपेयर टाइम पीरियड, सिंपल, विद द नंबर ऑफ कार्ड्स अटैच्ड टू द बॉब। ऑफ ऑसिलेशन विद डिफरेंट कार्ड्स अटैच्ड। सर हमारे पास कंक्लूजन भी एक नंबर का होता है। जी, एक्सपेरिमेंट लिखने में 2 मार्क आपको मिलते हैं, और बाकी आपके पास एक एक मार्क ही होता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो सिर्फ हमें कंक्लूजन कैसे पता चलेगा, अब इंक्रीज डिक्रीज हम नहीं बताएंगे, बाकी रेफरेंस आपको दे रहा था कि इससे ही आपको आइडिया होगा कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, उसके बाद फिर ये है कि बाकी कंफ्यूजन अगर कोई है, वैसे कर तो लोगे, अब इतना ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है ऐसा कि जिसमें कंफ्यूजन हो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम लो आप अपना, बाकी क्वेश्चन ये है कि आप शेयर कर सकते हो। अभी हम बाकी जर्नल चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अगर कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं तो। अच्छा देखो, क्वेश्चन 2 और 3 में, एक क्वेश्चन तो थर्मल का आपने देखा था कि वो तकरीबन हर बार ही सेम था, रेट ऑफ कूलिंग आपसे वो पूछे, उसमें जाती है, क्वेश्चन नंबर 2 हो या 3 हो। और 2 और 3 में से फिर एक क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का होता है नॉर्मल। मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ आपको। मोस्टली वो फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, वो सारी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें आपके पास फॉर्मूला हमने यूज खुद से नहीं करना थ्योरेटिकल। तो नॉर्मली आपके पास ये होता है कि आपको वो सारी वैल्यूज स्टार्ट इसी तरह से होता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास स्पेसिमेन में भी था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन स्पेसिमेन में भी दिया है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, रीडिंग्स नोट करनी होती है, रीडिंग नोट करने का आपको आइडिया, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल आप खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहे कि पैरेलल एरर आए, तो स्ट्रेट आपके पास मार्किंग करनी होती है आपने यहाँ पर। और सर बाकी, ये सब तो समझ आ जाती है, लेकिन वो कहीं पूछते हैं ना कि इम्प्रूव कैसे किया जाए, या फिर कोई मेजर लेना हो प्रिकॉशनरी।
सर वो नहीं समझ आ रही होती, मतलब फौरन नहीं समझ आती, थोड़ा टाइम लगता है वो करने में। देखो टाइम इनमें लगे क्योंकि करेक्शन ऑफ जीरो एरर होगा ना अगर इस केस में देखा जाए। हाँ, तो नॉर्मली इस तरह से होता है। देखो आपका क्वेश्चन देखने का ये कॉन्सेप्ट है कि आप क्वेश्चन मल्टीपल देख लोगे ना, जितने भी सॉल्व किए तो उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये प्रिकॉशंस हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता है कि जब रीडिंग नोट की जाती है तो पैरेलक्स एरर होता ही है। तो पैरेलक्स एरर हमारे पास सबसे पहले सजेशन और उसमें जाएगा हमारे क्या बोलते हैं एरर में। ठीक है, तो सबसे मैं पहले अभी आपको आपका ढूंढ देख के रहा था देगा। इसी का सोल्यूशन ना, यूट्यूब पे। हम्म। तो इसमें जो ये क्रोकोडाइल क्लिप वाला था ना, अटैच करने वाला, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ पूछा हुआ था इसी क्वेश्चन में। सर वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन समझ आ गई थी बहरहाल। थोड़ा सा होता है। अच्छा, इसमें देखो आप करना ये, आप क्वेश्चन 2 और 3 जब पहले कर रहे हो ना टाइम, क्योंकि आपको पता है ये इजी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले अपने एग्जाम में से अटेम्प्ट कर लो। और अगर सजेशन वाले पार्ट में ज्यादा सोचना पड़ता है, एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ने में नहीं समझ आ रहा, तो उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दो। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन पे पहले चले जाओ, क्योंकि अब आप सजेशन भी देखो ना कितना 1 मार्क का है। नहीं समझ आ रहा, टाइम उस पर इतना वेस्ट नहीं करना, उसको बाद में कर लेना। 1 मार्क का ही होता है ज्यादा से ज्यादा। बहुत रेयर था कि पिछले किसी एक पेपर में भी 2 मार्क का पूछा था उन्होंने एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें 2 चीजें थी। लेकिन कभी कभार अभी लेटेस्ट पेपर जितने भी पैटर्न है उसमें सजेशन और स्टेटमेंट के भी आपको वो 1 मार्क दे रहा होता है। हालांकि 2 चीजें लिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि उसमें पता होता है कि सर जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर होगा हम उसी की करेक्शन लिख देंगे ना, हाँ, उसी की लिखी। इम्प्रूवमेंट या। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन 2 और 3 कर रहे हो, आपको सजेशन अगर नहीं समझ आता, ठीक है, आप उसे उस टाइम के लिए स्किप करके पहले आगे चले जाओ। पहले 2 और 3 कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपके पास अगर ग्राफ आता है, लेट सपोज, क्योंकि नॉर्मली वो आपको ग्राफ ही देते हैं क्वेश्चन 1 में, अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आप देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें ग्राफ ही होगा गिवन। इसमें लगेगा आपको टाइम। ठीक है, और आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन 2 और 3 इंडिविजुअल अगर आप उनकी बात करो तो आप मैक्सिमम उसको 10-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। 20 मिनट्स लगेंगे मुश्किल से, वो भी ज्यादा है, मैक्सिमम है ये। ठीक है, मिनिमम आपको इससे जल्दी भी कर सकता है, जिसको एक बार मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने में उसने पहले इंस्ट्रक्शन उसको याद रह जाती है थोड़ी बहुत, तो वो फर्स्ट उसमें कर लेता है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वरना 10 मिनट बहुत है, इतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, क्योंकि रीडिंग आपके सामने होती है, फॉर्मूला सब गिवन होता है, बस आपने सब्स्टिट्यूट करके। और कुछ ज़्यादा ही हुआ तो वो आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स दे देता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर लो, तो उसमें 1-2 मिनट लग जाएंगे बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाकी फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी सिंपल है, लेकिन मसला बस उसमें याद है कि वो ग्राफ की वजह से टाइम टेकिंग है। तो आपके 20 मिनट्स तो उसमें लग जाएंगे इजीली, करते हुए पता नहीं चलेगा। और आप खुद भी अभी ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना, क्लास के बाद टाइम नोट करके देखना आप कितने टाइम में कर पा रहे हो उसे। तो अगर आप 25 मिनट्स भी देते हो तो तब भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके पास जो है वो वहाँ पर 15 मिनट्स होंगे। और 15 मिनट्स आपके पास जो है वो प्लानिंग वाले क्वेश्चन के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिखना इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ आपको समझ आ जाए उसमें प्लानिंग क्या करनी है। तो पॉइंट्स इतने ज़्यादा डिटेल नहीं होते। उसमें सबसे इजी ये होता है कि ना रीडिंग नहीं मेंशन करनी है ना फॉर्मूला मेंशन करना है, सिर्फ आपने वेरिएबल्स बताने और 2-3 लाइंस में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। तो 2 और 3 करने के बाद 1 कर लो, फिर आप प्लानिंग वाला क्वेश्चन कर लो। और जो आईजीसीएससी कर रहा है पहले से, तो उससे तो प्लानिंग क्वेश्चन का आइडिया है उसने तो, क्योंकि वो तो वहाँ पे उनके पैटर्न में तो लास्ट टाइम से ही पहले से इंक्लूडेड है, तो उनके लिए वो कोई नई चीज़ नहीं है। और कोई क्वेश्चन? और कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चंस अब आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लो, बाकी कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना। तो और तो कोई इसमें ऐसा नहीं है क्वेश्चन, बाकी हमने मल्टीपल क्वेश्चंस देखे। ठीक है, मार्क्स आपके पास जो है वो, देखो इसमें क्वेश्चन 1 जो है ना, क्वेश्चन 1 में मार्क्स डिडक्ट होने का कोई वो नहीं है। ठीक है, 1 में थोड़ा बहुत ये होगा कि ग्राफ की वैल्यूज में थोड़ा बहुत शायद आप थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दो। 2 और 3 में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा ही हुआ 1 मार्क आप छोड़ दोगे सजेशन, अगर नहीं आ रहा सजेशन छोड़ दिया चलो। ठीक है, 1 मार्क आपका वहां से बस माइनस हो सकता है, और बाकी प्लानिंग में होगा। तो मैक्सिमम आपके पास सर जो, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी वाला, तो जिसमें जी
सर अभी हमने एक सवाल किया था ना जिसमें हम लोगों ने 2.0 और 2.1 निकाला था, तो मैंने आपसे पूछा था कि इसको ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में कैसे फॉल करे। यानी कहते हैं ना कि आपके पास 10 तक की वो होती है लिमिट। अच्छा, एक्यूरेसी वाला ये है कि एक्यूरेसी में आपके पास होता ही है कि आपके पास जितना जो भी टेबल जिस रेफरेंस से चलता आ रहा हो या आपके पास जो भी वैल्यूज मेंशन हो, आप उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करो। जिस तरह अभी हमारे पास एक क्वेश्चन में वैल्यूज थी तो उसमें 2 डेसिमल पॉइंट था, तो हमने सबको 2 डेसिमल पॉइंट तक रखा। नो सर, व्हाट आई मेंट वाज कि हम उसे चेक कैसे करते हैं कि ये 10% तक वो आपका जो है वो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में फॉल करे, क्योंकि उससे बियॉन्ड जो है वो तो फिर गलत हो जाता है ना। अच्छा, इसमें इतना ज्यादा एरर का वो प्रॉब्लम नहीं होता कोई क्वेश्चन में, मतलब इतना फिक्स आपने अनसर्टेनिटी नहीं कैलकुलेट करना होता। ठीक है। अच्छा, इसमें अनसर्टेनिटी या कोई इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि वो वाला पार्ट आपके पास बाद में ए लेवल्स में आकर इंक्लूड हो जाएगा आपके इसमें। तो उसमें कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है, बस सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल पॉइंट और एरर्स का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी ग्राफ्स में आपने देख लिया ये ग्राफ। या सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अगर जैसे उन्होंने एक जो हमने सवाल आज किया उसमें हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम मतलब इसको आइडेंटिफाई तो कर पाए कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में फॉल करे या नहीं, क्योंकि उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे ना अपना। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर।